अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे क्षेत्रीय आकांक्षाएं, और इसमें कुछ टॉपिक पढ़ चुके थे। क्षेत्र, क्षेत्रवाद, राष्ट्रवाद, भारत सरकार क्षेत्रों में दृष्टिकोण के बारे में बात कर लिए थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात उत्पन्न तनाव और समस्याएं क्या थी। देखिए, जब कोई चीज स्वतंत्र होता है तो उसमें भी तनाव उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि अलग अलग पार्टियां, अलग अलग क्षेत्र है, तो तनाव होगी। भाषा के आधार पर बात किए थे, जम्मू कश्मीर के बारे में बात किए थे, वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, ये भी बात कर लिए थे, किए थे ना। इसके अलावा जम्मू कश्मीर राज्य में विद्रोह, उसके बाद की स्थिति क्या उत्पन्न, उसके बाद हम बात किए थे कि अलगावाद, जम्मू कश्मीर राज्य में अलगावाद क्या था। पंजाब के बारे में बात किए थे, पंजाब का राजनीतिक संघर्ष, उसका संदर्भ क्या था। पंजाब में हिंसा का चक्र कैसे उत्पत्ति हुई, पंजाब में शांति बहाली क्यों हुआ, ये ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था, इसके बारे में बात कर लिए थे। ठीक है, अब हम बात करेंगे गोवा के बारे में। देखिए, गोवा जब जाएंगे तो गोवा में, तो वहाँ पर सबसे पहले गोवा में स्वतंत्रता के बाद पुर्तगाली शासन आंदोलन शुरू हुआ, क्योंकि अंतिम अवस्था में गोवा जो था वहाँ पर पुर्तगालियों ने शासन किया था। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद भी भारत जो स्वतंत्र हो गया था, तो भारत में दो ऐसे राज्य थे जो अभी स्वतंत्र नहीं हुए थे, उनके ही कब्जे में था। कौन था? पुर्तगाली। वो पुर्तगाली अपने अंडर में किए थे। सिंह, ये सुनिए यहाँ पर दिया हुआ, विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ हुआ। गोवा को भारत सरकार ने 1961 में अपनी सेना भेजकर, ठीक है, 1961 में, ध्यान दीजिए, भारत सरकार। अपना देश कब आजाद हुआ? 1947 हुआ 15 अगस्त, और 1950 में संविधान लागू हो गया। लेकिन अभी भी 11 साल हो गए संविधान लागू होने के बाद भी अभी गोवा आजाद नहीं हुआ था, फ्री नहीं हुआ था। ठीक है, तो अब भारत सरकार ने क्या किया? सेना भेजकर पुर्तगाली शासन से मुक्त करा लिया। 1961 में आजाद हुआ। किससे? गोवा से। वर्ष 1987 में गोवा भारतीय संघ का एक स्वतंत्र राज्य बन गया, 1987 में। अब बात करेंगे दूसरा पॉइंट जो है पूर्वोत्तर क्षेत्र। पूर्वोत्तर क्षेत्र का मतलब होता है नॉर्थ ईस्ट। 1980 के दशक में भारत का पूर्वोत्तर राज्यों में क्षेत्रीय स्वायत्तता की आकांक्षाएं चरम पर थी। पूर्वोत्तर के 7 राज्य थे, जिसे 7 सिस्टर कहा जाता था, 7 बहनें, असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम। उसके बाद चीन, म्यांमार, बांग्लादेश से लगने वाली सीमाओं के कारण पूर्वोत्तर राज्यों को भारत के लिए दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार कहा गया। यही जो है 7 सिस्टर को क्या कहा गया था? चीन, म्यांमार, बांग्लादेश से लगने वाली सीमाओं के कारण इन्हें दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार कहा गया था। पूर्वोत्तर क्षेत्र का राजनीतिक पुनर्गठन कैसे हुआ? वर्ष 1947 के बाद पूर्वोत्तर क्षेत्र में कई बदलाव हुए थे। ठीक है, जिसमें त्रिपुरा था, मणिपुर था, और मेघालय और खासी पहाड़ी क्षेत्र को, जो पहले अलग अलग रियासत हुआ करते थे, लेकिन इनका भारत संघ में जब विलय हो गया, विलय होता मिलना, तो जब मिल गए तो इनका भारत संघ में विलय हो गया। राज्य पुनर्गठन के बाद 1960 में नागालैंड, 1972 में त्रिपुरा और मणिपुर और मेघालय, 1987 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश राज्य अस्तित्व में आ गए। तो धीरे धीरे क्या होंगे, सब मिलते चले गए, क्योंकि देखिए क्या है ना, अकेले रहने पर कोई सिद्धांत लागू नहीं होता है। जब एक ग्रुप में रहेंगे, एक समूह में रहेंगे, तभी सिद्धांत क्या होगा? लागू होगा। तो क्या, जब भारत में राज्य पुनर्गठन जो आयोग आया था, उसके बाद राज्य को विलय किया गया, अलग अलग राज्यों को निकाला गया कि ये बनेगा, ये भारत संघ में शामिल होंगे, तब सभी हुआ। ठीक है, पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्वायत्तता की मांग क्या थी? स्वतंत्रता के समय त्रिपुरा, मणिपुर को छोड़ करके, इसे याद रखिएगा, त्रिपुरा और मणिपुर को छोड़ करके पूर्वोत्तर क्षेत्र असम के नाम से जाना जाता था। असम से अलग होने के जनजाति नेताओं ने ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल यूनियन का गठन किया गया। तो असम में कौन सा यूनियन का गठन किया गया? ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल, ये लिख दिए हैं यहाँ पर। ठीक है, आगे चलकर 1960 में आल पार्टी हिल्स कॉन्फ्रेंस में बदल गई। यही आगे चल करके आल पार्टी 1960 में आल पार्टी हिल्स कॉन्फ्रेंस में क्या हो गई? बदल गई। सरकार द्वारा करबी और दिमसा जनजाति समुदाय के लिए जिला परिषद तथा बोडो जनजाति के लिए स्वायत्त परिषद का दर्जा दिया गया। पूर्वोत्तर क्षेत्र में अलगाव आंदोलन। पूर्वोत्तर राज्यों में स्वायत्तता की मांग के साथ साथ अलगाववादी आंदोलन एक प्रमुख समस्या थे। मिजो नेशनल फ्रंट, स्वतंत्रता की मांग को लेकर मिजो नेशनल फ्रंट तथा भारतीय सेना के बीच 2 दशक तक संघर्ष चला। ठीक है, जिसे सेना द्वारा दबा दिया गया है। मिजो फ्रंट के संघर्ष को पाकिस्तान ने समर्थन दिया था। जो मिजो फ्रंट का संघर्ष जो चल रहा था, पाकिस्तान ने क्या दिया था? उसका समर्थन दिया था। 1986 में राजीव गांधी तथा
लालडेंगा के मध्य समझौता हुआ था। ठीक है, 1986 में राजीव गांधी और लालडेंगा के मध्य क्या हुआ था, समझौता हुआ था, जिसके तहत मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। लालडेंगा मिजोरम के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। लालडेंगा कौन थे, मिजोरम के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। इस समझौते से वहाँ अशांति बहाली की गई। तो आपस में क्या होता, मिजो नेशनल फ्रंट था और जो भी उस गतिविधियां हो रही थी उस समय, तो आपस में यह बहुत बड़ी दिक्कतें हो रहा था। पूर्वोत्तर के बाहरी लोगों के विरुद्ध आंदोलन, क्योंकि ये चाहा जाता था कि बाहरी लोग जो है पूर्वोत्तर भारत में न आने पाए। पूर्वोत्तर में पड़ोसी देश एवं पड़ोसी राज्यों से आने वाले अप्रवासी लोगों के कारण विरोध प्रदर्शन हुआ। 1979 से 85 के बीच में चलने वाला असम आंदोलन, असम आंदोलन कब चलाया गया था, 1979 से 85 के बीच में। विरुद्ध चले आंदोलन का सर्वोत्तम उदाहरण है यह आंदोलन ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, जिसे आसू के नाम से जानते हैं। तो आसू जो आंदोलन था वो कहाँ चलाया गया था, असम में। आसू का फुल फॉर्म क्या था, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, एक छात्रों द्वारा एक आंदोलन चलाया गया उसी को लेकर के। 1950 से सरकार और आसू के बीच अप्रवासियों की पहचान करके बाहर निकालने के विषय में समझौता हुआ। तो 1985 में सरकार और आसू के बीच में जो अप्रवासी आए थे असम में, उसको बाहर निकाला गया कि यहाँ पर नहीं होना चाहिए। पूर्वोत्तर राज्य में शांति बहाली और प्रयासों के बाद भी स्वायत्तता तथा अप्रवास की समस्या लगातार बनी रही, जिसका अस्थायी समाधान आज तक नहीं हो पाया। अभी तक इसको लेकर के जो अप्रवासी आ रहे थे उसका अभी तक कोई समस्या का समाधान नहीं किया गया। अब बात करते हैं अगला, सिक्किम। सिक्किम क्या था, आज़ादी के समय सिक्किम भारत का अंग नहीं था। जब भारत आज़ाद हुआ था सिक्किम का नाम ही नहीं था, अंग नहीं था, परंतु वह संप्रभु राष्ट्र भी नहीं था। उसके रक्षा और विदेशी मामलों की जिम्मेदारी भारत के पास थी। जो भी रक्षा मामले थे, विदेशी मामले थे, किसके पास था, भारत के पास। सिक्किम का आंतरिक प्रशासन यहाँ के राजा चोंग्याल के पास था। तो सिक्किम के उसमें जो राजा हुआ करते थे चोंग्याल, उन्हीं के पास था। सिक्किम की आबादी का एक बड़ा हिस्सा नेपाली का था। तो सिक्किम चलेगा, नेपाली ज्यादा पाए जाते हैं। सिक्किम का विधानसभा का पहला लोकतांत्रिक चुनाव 1974 में हुआ, जिसमें सिक्किम कांग्रेस विजय हुई। सिक्किम विधानसभा ने अप्रैल 1975 में भारत में विलय का प्रस्ताव पास कर दिया, जिससे सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया। तो 1975 में सिक्किम क्या हुआ, भारत में विलय हो गया। ठीक है, और इस तरह से भारत का 22वां राज्य बन गया। द्रविड़ आंदोलन हुए। द्रविड़ ये आंदोलन दक्षिण भारत का प्रमुख आंदोलन था, जिसका नेतृत्व समाज सुधार ईवी रामास्वामी नायकर ने किया था। तो दक्षिण आंदोलन का जो प्रमुख जो नेता थे, जिस आंदोलन का अपने ऊपर लिया था जिम्मेदारी, ईवी रामास्वामी नायकर द्वारा किया गया। द्रविड़ आंदोलन का प्रमुख नारा था उत्तर हर दिन बढ़ता जाए, उत्तर हर दिन बढ़ता है, दक्षिण दिन दिन घटता जाए। ठीक है, ये नारा था। यह आंदोलन भारतीय क्षेत्रीय आंदोलन में सर्वाधिक शक्तिशाली था। ठीक है, ये था। इससे यह राजनीतिक संगठन द्रविड़ कसगम का उद्गम हुआ। इसमें ब्राह्मणों के वर्चस्व का विरोध किया गया। उत्तर भारत के आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक वर्चस्व को नकारते हुए क्षेत्रीय गौरव की प्रतिष्ठा पर बल दिया गया। वर्ष 1953-54 में द्रविड़ कसगम दो भागों में विभाजित हो गया। आंदोलन का पूरा संकेंद्र द्रविड़ मुन्नेत्र कसगम, जैसे डीएमके कहा जाता है, डीएमके पार्टी जो है ना, उसी के ऊपर है। डीएमके ने निम्नलिखित 3 प्रमुख मांगों को राजनीति में प्रवेश किया। पहला, कल्लाकुड़ी का पुराना नाम बहाल किया जाए। तो कल्लाकुड़ी का जो नाम था उसको बहाल किया जाए। स्कूली पाठ्यक्रम में तमिल संस्कृत के इतिहास को अधिक महत्व दिया जाए। राज्य सरकार को शिल्प, कर्म, शिक्षा से संबंधित सरकार की यह नीति ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देती थी। और 1965 में दक्षिण भारत में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिए जाने का तीव्र विरोध हुआ। क्यों बताया गया था 1965 में कि हिंदी को राजभाषा न दिया जाए, क्योंकि सभी अगर दूसरे भाषा को दिया जाता उसको दिया जाता, इसको भी दिया जाए। तो आपस में क्या हो गया, एक विरोध उत्पन्न हो गया था। तो ये डीएमके का क्या था, 3 प्रमुख मांगे थी। उसके बाद समाहार और राष्ट्रीय अखंडता। राष्ट्रीय अखंडता से अभिप्राय है कि ऐसे मजबूत बंधन से जो सभी नागरिकों को अनेक विभिन्नताओं के बाद भी एक भारतीय के रूप में स्वयं को प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करे। स्वतंत्रता के 7 दशक बाद भी राष्ट्रीय अखंडता के संदर्भ में कुछ मदों का पूर्णतः समाधान अभी नहीं हुआ था। संविधान की 6ठी अनुसूची में, इसे याद रखिएगा, संविधान की 6ठी अनुसूची में जनजातियों को अपने आचार व्यवहार और पारंपरिक नियमों को सुरक्षित रखने की पूर्ण स्वायत्तता दी गई। अब भारतीय संविधान के प्रावधान क्या थे, इसके निम्नलिखित प्रावधान। भारत के संविधान में संघीय प्रणाली को अपनाया गया। स्थितियों के अनुसार नए प्रावधान को जोड़े जा सकते हैं।